जय हिंद विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मैथ साई जोन में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर 1 को समाप्त किया था। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के ही चैप्टर 2 को, जिसका नाम है बहुपद, उसको हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। तो जब आप क्लास 9th में थे तो उस समय भी आप लोगों ने बहुपद चैप्टर को पढ़ा था और समझा था। यदि आपको वो सब याद है तो यह बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाली है। अगर नहीं भी याद है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस चैप्टर को पूरा बेसिक से, जीरो लेवल से समझाऊंगा और बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है। हम लोग समझेंगे तो बहुपद होता क्या है। वह पद जिसे किसी चर के पूर्ण घात के रूप में लिखा गया हो। यदि कोई पद है तो उसका चर का जो घात होना चाहिए वो पूर्ण होना चाहिए, और जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है सभी धनात्मक होती है। तो कहने का मतलब है कि किसी पद का जो घात होना चाहिए, चर का जो घात होना चाहिए, वो धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और बहुपद के चर का घात यहाँ लिख भी दिए हैं कि बहुपद के चर का घात हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है। तो पिछले क्लासों में हम लोगों ने व्यंजक पढ़ा है और यहाँ पर बहुपद पढ़ेंगे। व्यंजक और बहुपद में मुख्य अंतर एक होता है कि जो व्यंजक होता है उसका चर का घात धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है, कोई भिन्न भी हो सकता है। लेकिन यहाँ बहुपद में एक बात ध्यान देना है कि जो चर का घात होगा हमेशा धनात्मक पूर्णांक होगा, भिन्न नहीं होगा। ठीक है। तो जो बहुपद का व्यापक रूप होता है, देखिए बहुत सारा पद है। ठीक है। an x के पावर n प्लस an माइनस 1 इंटू एक्स के पावर माइनस 1, यहाँ इंटू का चिन्ह है, प्लस an माइनस 2 इंटू एक्स के पावर n माइनस 2 प्लस डैश डैश प्लस a1x प्लस a0x0। ठीक है। यह हम लोग का बहुपद का यह व्यापक रूप है। ठीक है। जहां पर यह a0 a1, इसके बाद यह डैश का चिन्ह है, मतलब इसके बाद a2 आएगा, a3 आएगा, इसी तरह से an तक, ये सभी वास्तविक संख्या है। और जो an का यह जो मान होना चाहिए वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे में 5x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है an माइनस 1 an माइनस 2 ये सब जो है वास्तविक संख्या है। तो यहाँ जो एग्जाम्पल हमने दिया है, यहाँ पर यह 5, 6, 4, 3, 8 ये सभी वास्तविक संख्या है। उसके बाद से यहाँ जो है ऊपर जो है चर का जो घात है n माइनस 1 n माइनस 2, एक एक घात में कमी हुआ है। तो यहाँ भी देखिए पावर 4 है, फिर पावर 3 है x का, फिर x का पावर 2 हो गया, फिर x का पावर 1 हो गया, और यहाँ पर कोई x नहीं है तो x का पावर 0 है। यहाँ भी x का जो है पावर में एक एक की कमी हो रही है। ठीक है। इसके बाद n बराबर नहीं 0 होना चाहिए। तो जो n का मान है यहाँ 5, या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर हो जाने से क्या होगा कि अगर यह 0 हो गया तो 0 में इसको गुना करेंगे तो टोटल पद 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि यह an का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब बहुपद को पहचानने के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको जानना होगा। ठीक है। तो नोट 1 क्या है कि दो पदों का योगफल, अंतर, गुणनफल बहुपद होता है, लेकिन उनका भागफल सदैव बहुपद नहीं होता है। अगर कोई दो पद है, उन दोनों पदों को हम जोड़ दें या दोनों पदों को घटा दिया जाए या दोनों पदों को गुना कर दिया जाए, तो क्रमशः जो योगफल, अंतर और गुणनफल आएगा वो बहुपद होगा। ध्यान देना है कि दो पदों का योग या अंतर या गुणनफल बहुपद होता है, लेकिन अगर दो पदों का भाग किया जाए तो जो भागफल आएगा वह हमेशा बहुपद नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप यहां समझ सकते हैं
यहाँ यह जो दो पदों का योग है, यहाँ दो पदों का योग या एक बहुपद होगा, ठीक है। यहाँ भी दो पदों का जो अंतर है यह भी एक बहुपद है। यहाँ यह दो पदों का गुणनफल है, ठीक है, तो ये भी एक बहुपद होगा। लेकिन यहाँ यह दो पदों का भागफल है, ठीक है। यदि यह नीचे वाला से ऊपर वाला पूरा पूरा कट गया तब तो बहुपद हो जाएगा। अगर नहीं कटा, यहाँ पर यह कटेगा नहीं, तो यह बहुपद नहीं है, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं ये भी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है ये यहाँ समझ सकते हैं, चूंकि ये भाग दिया गया है, तो यहाँ जब हम काटेंगे 2 x से या 2 x कट जाएगा, यहाँ x के पावर 3 होगा, और जब यह x के पावर 3 इधर आएगा या 3/8, और x के पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो x के पावर -3 हो जाएगा, तो पावर में माइनस हो गया। और परिभाषा क्या कहता है कि जो बहुपद के जो चर का घात होता है हमेशा धनात्मक पूर्णांक होता है, लेकिन यहाँ जो चर का घात आ गया यह एक ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो यह ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, तो यह बहुपद नहीं है। तो अभी हमने आपको समझाया कि दो बहुपदों का जो भागफल होता है, दो बहुपद का जब हम लोग भाग देंगे तो हमेशा बहुपद नहीं आएगा, ठीक है। इसका नोट नंबर 2 है कि बहुपद के पदों को जोड़ तथा घटाव के चिन्हों द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इस बहुपद में कितना पद है, 1 2 3 4 5 पद है, तो इन पांचों पद को हम अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ देखिए इस बहुपद का जो है पहला पद हो जाएगा, ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है इसका पहला पद 5x के पावर 4, या दूसरा पद +6x³ है, तीसरा पद यहाँ -8/3x² है, प्लस माइनस द्वारा अलग हो रहा है, यह चौथा पद है √7x, और पांचवा पद है -8। तो यहाँ बहुपद जो है इसको प्लस और माइनस के चिन्हों द्वारा इसके पदों को अलग अलग लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नोट नंबर 3 है कि यदि कोई बहुपद का चर x में है तो उस बहुपद का संकेत px, gx, qx, rx इत्यादि होता है, ठीक है। यदि कोई बहुपद चर y में हो जाएगा तो उसका संकेत हो जाएगा py, gy, qy, ry, ठीक है। अगर किसी बहुपद का चर मान लीजिए कि n में हो गया तो यहाँ pn, gn, qn, rn लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि यह जो बहुपद है इसका चर x है, चर x में यह बहुपद है, तो इसका संकेत px हमने लिखा है। यहाँ जो बहुपद है देखिए चर y में बहुपद है, तो इसका संकेत यहाँ क्या लिखा गया है py। इस प्रकार से जिस चर में वह बहुपद रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग समझेंगे, इसके आगे के बेसिक को आप वीडियो को पुश करके इस सब को लिख सकते हैं। तो देख लीजिए इसका अगला टॉपिक है बहुपद का घात किसे कहते हैं। तो बहुपद का घात क्या होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बोर्ड के एग्जाम में भी आपका प्रश्न आता है। बहुपद का घात होता है कि किसी बहुपद में जो चर होता है उस चर का जो अधिकतम घात होता है, जो उच्चतम घात होता है, उसी को हम लोग बहुपद का घात कहते हैं। समझेंगे, चर x वाले बहुपद में जो चर है, यहाँ चर x है, x के जो उच्चतम घात होगा उसी उच्चतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। जैसे मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझिए, एक बहुपद है 2x³ + 3x के पावर 4 -8x के पावर 5 + 2। इसमें इस बहुपद में जो चर x है, यहाँ देखिए x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ x के पावर 5 है, तो इस चर का घात अधिकतम है, अधिकतम घात 5 है, तो यहाँ जो चर x का उच्चतम घात है वह 5 है, तो चर का उच्चतम घात है वह 5 है, इसलिए बहुपद का घात क्या होगा, 5 होगा। तो बहुपद का घात क्या होता है, तो किसी बहुपद में जो चर का अधिकतम घात होता है उस अधिकतम घात को हम बहुपद का घात कहते हैं। जैसे यहाँ इस बहुपद में इस चर का अधिकतम घात 5 है, इसलिए बहुपद का घात
5 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को समझना है बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप क्या होता है, तो किसी बहुपद के चर के घातों को, किसी बहुपद में चर के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेने पर जो बहुपद का रूप प्राप्त होता है उसे हम लोग उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे यहां समझ सकते हैं कि 2x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8x के पावर 5 प्लस 6, इस बहुपद का मानक रूप क्या होगा। अगर प्रश्न आ जाए कि यह बहुपद दे दे, पूछ दे कि इसका मानक रूप क्या होगा, तो मानक रूप के लिए करते क्या है कि इस बहुपद के चर के घातों को आरोही या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम अवरोही क्रम में सजाए हुए हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ अवरोही क्रम और यहाँ पर एक आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए और अवरोही का मतलब होता है घटते हुए। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या किया हुआ है कि घात को घटते हुए हमने इसको लिखा है। तो घटते हुए का मतलब हुआ कि यह अवरोही क्रम में है। ठीक है, तो अवरोही क्रम में यह है, देख सकते हैं यहाँ x के पावर 5 है। पहले हमने सबसे बड़ा घात को लिखा, बड़ा घात वाला पद को, फिर इससे कम घात वाला पद है 3x के पावर 4। ठीक है, फिर इसके बाद है 2x³ और फिर है प्लस 6। देखिए यहाँ कुछ x वाला पद नहीं ना है, यहाँ कुछ नहीं था, x के पावर 0 है, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 1 छिपा हुआ है जिसके बदला में हम x के पावर 0 दे सकते हैं, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो देखिए यहाँ जो है चर के घातों को हमने अवरोही क्रम में लिख दिया। तो अवरोही क्रम में लिख दिया तो ये भी हमारा इस बहुपद का मानक रूप हो गया। आप इसे भी लिख सकते हैं और आप आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। आरोही का मतलब हुआ बढ़ते हुए, चर के घात को हम बढ़ते हुए लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं थे, x के पावर 0 है, इसके साथ x के पावर 0, यहाँ x के पावर 3 हो गया, फिर x के पावर यहाँ 4 हो गया, फिर x के पावर 5 हो गया। यहाँ चर के घातों को हमने क्या किया है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब हो गया आरोही क्रम, इसको आरोही क्रम में लिखा गया है और यहाँ पर अवरोही क्रम में। दोनों में से किसी एक को ही लिखेंगे अगर प्रश्न आता है तो। ठीक है, यह प्रश्न अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप किसी एक ही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, या तो आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए। ठीक है, दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि बहुपद का प्रकार क्या होता है। तो बहुपद को जो है दो आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, बहुपद को दो आधारों पर बांटा गया है। एक पद के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है और एक दूसरा घात के आधार पर बहुपद का प्रकार होता है। तो चलिए इस वीडियो को पूछ करके आप लोग लिखिए, फिर हम इसके इन दोनों के बारे में आपको लिखवाते हैं, समझाते हैं। देखिए पद के आधार पर जो बहुपद का प्रकार होता है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इसी प्रकार से आगे चतुर्थपदी, पंचपदी। ठीक है, ये सब बहुपद होता है। नाम में ही जवाब है। अगर आप नाम के अर्थ को समझिए तो परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए एक पदी बहुपद क्या होता है कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। यहाँ यह जो बहुपद है पद के आधार पर है। ठीक है, इसमें घात से हमें मतलब नहीं है, पद से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ एक पद वाला बहुपद एक पदी बहुपद कहलाएगा। जैसे 8/3 इंटू x के पावर 4, यहाँ टोटल क्या पद है, एक पद है। ठीक है, एक पद है, यहाँ घात 4 है, तो इस घात से मतलब नहीं है, पद से मतलब कि पद की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पदों की संख्या यहाँ एक है, इसलिए यह एक पदी बहुपद है। यहाँ भी एक पद है, एक पदी बहुपद है, ये भी एक पद है। हम आपको शुरू में ही बताए हैं कि बहुपद जो होता है, बहुपद में जो पद होते हैं प्लस और माइनस से जुड़े रहते हैं। उनके पदों को प्लस और माइनस के द्वारा अलग किया जाता है। और यहाँ जो 8/3 है और x के पावर 4 है, इसके बीच में यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है।
तो यदि गुना हो तो दो पद नहीं कहलाएगा, यह एक ही पद कहलाएगा। ठीक है, अगर बीच में यह प्लस माइनस हो जाएगा तब जाकर वे दो पद कहलाएंगे, क्योंकि बहुपद के पदों को प्लस और माइनस के चिन्हों द्वारा अलग किया जाता है। यहाँ भी एक पद है तो एक पदी बहुपद, यहाँ भी एक पद है एक पद है, यह चर y में बहुपद है, यह तीनों जो है चर x में बहुपद है एक पद वाला बहुपद, यह चर z में बहुपद है, यहाँ भी एक पद है। ठीक है, यहाँ केवल अचर है, इसमें x y नहीं है, तो इसको हम अचर बहुपद कहेंगे। यहाँ एक पद है तो इसलिए एक पदी बहुपद। इसी प्रकार द्विपदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे यहाँ दो पद है, देखिए दोनों पद किसके द्वारा जुड़ा है, प्लस के द्वारा। यहाँ बीच में माइनस भी हो जाता है तब भी यह दो ही पद कहलाता है। तो दो पद वाला बहुपद है तो द्विपदी बहुपद। यहाँ भी दो पद है, प्लस के द्वारा जुड़ा हुआ है दोनों पद, घात से मतलब नहीं है, पदों की संख्या से मतलब है, तो यह द्विपदी बहुपद हो गया। यह चर y में द्विपदी बहुपद है। इसी प्रकार त्रिपदी बहुपद, तो तीन पद वाला बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहेंगे। यहाँ देखिए तीन गो पद है, तीनों पद प्लस के द्वारा जुड़ा है, ये त्रिपदी बहुपद हो गया। यहाँ भी तीन पद है, यह तीनों पद या प्लस और माइनस के द्वारा जुड़ा है, तो यह त्रिपदी बहुपद हो गया। इसी प्रकार आगे चतुर्थपदी बहुपद, ये सब आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग का दूसरा प्रकार है घात के आधार पर बहुपद का प्रकार। अब यहाँ घात से मतलब है, हमें पद से मतलब नहीं होगा, अब यहाँ घात से मतलब है। अब देखिए एक नंबर है एक घातीय बहुपद क्या होता है। तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, एक घातीय बहुपद को ही रैखिक बहुपद क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है एक घातीय बहुपद का आलेख खींचिएगा तो हमेशा एक रेखा मिलता है, इसलिए एक घातीय बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो एक घातीय बहुपद का परिभाषा नाम में ही जवाब है, नाम के अर्थ को समझिए तो जवाब उसी में है। तो एक घातीय बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात एक होता है, उसे एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे x, देखिए यहाँ अधिकतम घात यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, पावर एक है, यहाँ भी पावर एक है। यहाँ पद से मतलब नहीं है, घात से मतलब है। यहाँ चर का जो घात होना चाहिए, ठीक है, वह बहुपद यहाँ पर लिख देंगे जिसके चर का अधिकतम घात, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात एक होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ चर का अधिकतम घात यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी एक है, तो एक घातीय बहुपद कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पावर कुछ नहीं तो एक है, पद से मतलब नहीं है, घात से मतलब है। ठीक है, अब रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax प्लस b होता है, जहां a और b वास्तविक संख्या है। आप देख सकते हैं यहाँ a के स्थान पर कुछ नहीं तो एक है और यह 2 है, एक और 2 क्या है, a और b के स्थान पर जो है वह क्या है, वास्तविक संख्या है। और a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर a के मान यहाँ 0 हो जाए तो 0 में x से गुना करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा x गायब हो जाएगा, x गायब हो जाएगा तो चर का घात कहाँ कुछ बचेगा। इसलिए जो है कहा जाता है कि यहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है या सामान्य रूप क्या होता है। तो याद रखेंगे इसको कि यह एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप है, और इसमें यह भी ध्यान रखना है कि a और b वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0 होना चाहिए, ये लिखना होगा। इसके बाद द्विघातीय बहुपद क्या होता है, तो नाम में ही जवाब है, वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो, जिसके चर का अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a b c वास्तविक संख्या है और a का मान यह 0 नहीं होना चाहिए। क्यों a का मान 0 नहीं होना चाहिए अभी समझाएं, फिर एक बार समझ लीजिए कि यदि a का मान अगर यह 0 हो जाएगा तो 0 में x² से गुना करेंगे तो यह टोटल 0 हो जाएगा। जब टोटल 0 हो गया तो बताइए कि x का पावर जो 2 है वह कहाँ रहेगा, नहीं, टोटल तो 0 हो गया।
तो फिर द्विघातीय कैसे होगा? जब यह पावर 2 ही खत्म, द्विघातीय नहीं रहेगा। इसीलिए कहा जाता है कि ए का मान यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे में आप एक समझ सकते हैं इसका सामान्य रूप 5x² + 3x + 1, जहाँ a b c, a के जगह 5 है, b के जगह 3 है, c के जगह 1 है। यह क्या है? वास्तविक संख्या है और a का मान 0 के बराबर नहीं है। यहाँ देख सकते हैं यह 3x², ये भी द्विघातीय पद है। हमें यहाँ घात से मतलब है, पद से मतलब नहीं है, यह द्विघात है। ठीक है, a का मान 0 नहीं है। अब b और c का मान 0 हो सकता है, हमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ b के प्लस b के जब स्थान पर कुछ नहीं है तो 0 है, c भी 0 है। ठीक है, यहाँ देखिए 4x² + 5, यहाँ भी अधिकतम घात 2 है, तो ये भी द्विघातीय बहुपद है। ठीक है, अब +5, यहाँ पर x वाला पद नहीं है, इसमें x वाला पद नहीं है, इसका मतलब है कि इसमें b का मान 0 है। इस तरह से हमारा a का मान 0 नहीं होना चाहिए, बाकी b और c का मान 0 हो सकता है और घात 2 होना चाहिए, तो उसे हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसके बाद त्रिघातीय बहुपद क्या होता है देखते हैं। त्रिघातीय बहुपद का देखिए क्या होता है परिभाषा। वह बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात 3 होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, सेम उसी प्रकार से है। इसका सामान्य रूप क्या होता है देखिए, सामान्य रूप कहिए या व्यापक रूप कहिए। इसका सामान्य रूप ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, जहां a b c तथा d वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं 0 होता है। जैसे में इसको समझेंगे, जैसे यह 4x³ + 3x² + 2x + 1 है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि a के जगह 4 है, b के जगह 3 है, c के जगह 2 है और d के जगह 1 है। तो यह a b c d यह वास्तविक संख्या है और a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यह 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो 0 में x³ से गुना या 0 या क्यूब ही खत्म, 3 ही खत्म हो जाएगा, तो यह त्रिघातीय बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो यह त्रिघातीय बहुपद का उदाहरण है। हमें यहाँ घात से मतलब है, पद से नहीं। यहाँ देख सकते हैं 6x³, यहाँ भी पावर 3 है तो त्रिघातीय बहुपद है। इसमें है x² x और अचर पद नहीं है इसमें, यानी कि हमारा यहाँ पर b c और d का मान यहाँ 0 है। यहाँ देख सकते हैं 5x³ + x + 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर x² वाला पद नहीं है तो वह 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो एक चीज और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दीजिएगा कि एक घातीय बहुपद का जो है हल कितना होगा। ये घातीय बहुपद का अगर पूछा जाए कि हल कितना हो सकता है तो 1 होगा। हल कहिए या शून्यक कहिए। प्रश्न आ सकता है कि एक घातीय बहुपद का शून्यक क्या होगा, तो शून्यकों की संख्या 1 होगा। द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो किसी बहुपद का जितना अधिकतम घात होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी ही होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो द्विघातीय बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? तो द्विघातीय बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है, तो इसलिए उसके शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों की संख्या, तो त्रिघातीय बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है, इसलिए उसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए यह शून्यक क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, इसको आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।